तो चलिए आज का नया टॉपिक है कार्बन और उसके योग। सबसे पहली बात जानेंगे कि कार्बन एक्चुअली में क्या है और कार्बन का परिभाषा के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले कार्बन के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। विशेष जानकारी लेने से पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता है तुम लोगों को कैसे निकाला जाता है। एक तो सेल पर और एक सब सेल पर। के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन को रखना है। तो आगे जितना बच गया इलेक्ट्रॉन, तो चलिए जानते हैं कि पहले 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है सेल में। सेल का मतलब होता है यानी कि कक्षा। हमको पता है कि कक्षा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। तो कक्षा बेसिकली K-L-M-N होता है। ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि के सेल में यानी के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आपको 2n² से दिया जाता है, जहां n बताता है कक्षा की संख्या को। तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। चूंकि कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो पहले के कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 2 भरने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए L कक्षा में। अब बताइए कि बाहरी कक्षा इस कार्बन के लिए L हो गया और बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। हमको कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाहरी कक्षा में? 8 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी कि त्याग करना और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात हो रही है। या तो हम ऑक्टेट का नियम पालन कर सकते हैं। ऑक्टेट के नियम का पालन करने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है? 8 इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में। लेकिन यहाँ इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब यहाँ देखो कंडीशन यहाँ हो जाता है कि अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 तो या तो ग्रहण भी कर सकता है या 4 त्याग भी कर सकता है। जैसे मान के चलिए कि अगर सोडियम की एग्जाम्पल लेते हैं तो सोडियम 11 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो तुम्हें बताओ के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 बच गया। 9 इलेक्ट्रॉन। L में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो 2 8 10, 1 बच गया बाहरी कक्षा में। यानी कि M कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग या ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करने की बात है, तो इसमें त्याग या ग्रहण करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आसान नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से त्याग या ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मान के लिए सोडियम में है तो 1 इलेक्ट्रॉन को बताइए त्याग करे कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, कौन सा आसान होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान होगा। 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम त्याग कर देते हैं तो अब कितना बचता है? 2 8। 1 इलेक्ट्रॉन को तो त्याग कर दिए। अगर 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उसको ग्रहण करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि संभव नहीं है एक समय में। कोई दिक्कत? तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत आसान है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक समय में किसी भी एटम के लिए संभव नहीं है। इसीलिए कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और न 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। और इसीलिए कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक सिंगल एटम के लिए एक समय में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ग्रहण करना एक समय में संभव नहीं।
क्योंकि बहुत सारा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी जो कि एक समय में संभव नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान है, लेकिन एक से अधिक जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो आसानी से न तो आप त्याग कर सकते हैं न ही ग्रहण कर सकते हैं। उस स्थिति में कार्बन क्या करेगा, जब कार्बन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं कर सकता है न 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। अगर मान के चलिए कि 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर देता तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचता, 0। 4 त्याग कर देने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन, 0। तब इसके लिए तब कार्बन के लिए बाहरी कक्षा क्या हो गया, k बच गया। तब k में ही जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और केमिस्ट्री में ऐसा नियम है कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु दुनिया में जो भी हो, अगर ऑक्टेट के नियम का पालन करता है तो वो एटम या परमाणु दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल हो। तो वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए। हाँ, तो जानते हैं कि इसका मतलब कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो कि संभव नहीं है। तो आखिरकार अब कार्बन के पास कौन सा ऑप्शन है इन दोनों के अलावा, न तो त्याग करेगा और न ही ग्रहण करेगा। इस स्थिति में, इस कंडीशन में कार्बन के पास एक ही ऑप्शन है कि कार्बन दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, न तो त्याग करेगा न ही ग्रहण करेगा। तो सिर्फ क्या करेगा, इस स्थिति में कार्बन साझेदारी के साथ बंधन बनाता है। साझेदारी का मतलब हो गया शेयरिंग, साझेदारी के साथ, शेयरिंग के साथ बंध बनाता है। यानी कि ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से पैसा लेकर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बंध बनाएगा। और इस तरह के बंधन को, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बंधन बनता है, तो उस तरह के बंध को हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड क्या है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी होता है। अब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कहने का मतलब हो गया कि बराबर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कार्बन, अब तो पता चल गया कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता न ग्रहण कर सकता है। तो मान के चलिए अगर कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम बॉन्ड बनाना चाह रहा है, या कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो कार्बन मान के चलिए कि हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाना चाह रहा है, और इसका नाम तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसका नाम मीथेन है। अगर मीथेन का हम बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कक्षा में यानी कि आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के बाहरी कक्षा में आपको पता होना चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप बताइए कि कार्बन तभी स्टेबल होगा जब कार्बन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो ऑक्टेट के नियम का पालन करेगा, ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। और ऑक्टेट का रूल क्या बोलता है, अष्टक का नियम क्या बोलता है कि अगर किसी एटम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो दैट एटम इज मोर स्टेबल इन द कंपैरिजन ऑफ ऑल द अदर एटम। यानी कि दूसरे एटम की तुलना में वो एटम सबसे ज्यादा स्थायी होगा जो अष्टक के नियम का पालन करता है, यानी कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, कार्बन के पास अपना तो 4 इलेक्ट्रॉन है पहले से। अब हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा, लेकिन बराबर का साझेदारी होना चाहिए, इक्वल शेयरिंग होना चाहिए बिटवीन द एटम्स। एटम के बीच में बराबर का साझेदारी। मान के चलिए हाइड्रोजन स्टेबल होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल करेगा, ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा, और ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा। ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, सब हाइड्रोजन के पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय जो भी एटम है, परमाणु है, उसको पहले हम स्थायी कर लेते हैं। तो केंद्रीय परमाणु में पहले से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था। अब हाइड्रोजन के पास मिला के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो समझो कि 4 पहले से था इनके पास, एक इससे पहचानेगा, एक इनसे साझेदारी करेगा, एक इनसे और एक इनसे। बराबर क्या कर रहा है, बराबर करने से देखो अब इसके ऑटोमोस्ट शेल में इसका
8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, पहले से 4, 1 2 3 4। ये तो हो गया कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम हाइड्रोजन पे आते हैं। तो हाइड्रोजन बेचारा बोलता है कि हमको जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका पेट भर जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइड्रोजन यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से कितना इलेक्ट्रॉन लिया था? 1 इलेक्ट्रॉन पहचान। ये भी हाइड्रोजन से कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना पैसा दिया था उतना ही वापस लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि बराबर के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उस तरह के बॉन्ड को हम सहसंयोजक बंधन या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन लेके, और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, यानी कि कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। इसका मतलब पूरे एक संरचना बना जो हमेशा स्टेबल होगा, क्योंकि सब अपने अपने नियम का पालन करके स्टेबल हो जा रहा है। चलिए उतारिए। तो हम पढ़े थे कि अब कैसे शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके कैसे बॉन्ड बना था, लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं सहसंयोजक बंधन के बारे में, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। लेकिन थोड़ा सा जानकारी, क्योंकि जब हम बॉन्डिंग के बारे में जानकारी लेंगे तो इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि सहसंयोजक बंधन वैसे बंधन को बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन के बीच बराबर का साझेदारी होगा। बराबर का साझेदारी, बार बार देखिए इस बात पर फोकस कीजिए कि साझेदारी होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन बराबर का साझेदारी होना चाहिए। जैसे हम बनाए थे अभी, जैसे अगर हम कार्बन के बीच में ही हम बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो कार्बन की बाहरी कक्षा में आपको पता होना चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस कार्बन के बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन एटम तभी स्टेबल होगा जब उनसे 4 इलेक्ट्रॉन पैसा लेके साझेदारी करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और ये कार्बन भी इससे 4 इलेक्ट्रॉन पैसा लेके या साझेदारी करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इन तरह से जो बॉन्ड का निर्माण होगा, उस तरह से बने बंधन को कौन सा बंधन बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन बोलेंगे। तो सहसंयोजक बंधन बेसिकली क्या है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का, 2 परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, यानी शेयरिंग से, साझेदारी से बने बंधन को सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध कहते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज क्या? कोवैलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, उस तरह के बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उतारिए थोड़ा सा फास्ट। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे, सिर्फ कार्बन का परिचय पढ़ रहे थे कि कार्बन है क्या। बेसिकली कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे कार्बन के बारे में पता चल गया कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है ना ग्रहण कर सकता है, और ये साझेदारी से बॉन्ड बनेगा, जिस किसी भी एटम के साथ बनाएगा, साझेदारी के साथ बंधन बनाएगा। दूसरी बात, हम कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन एक अधातु है, यानी कि नॉन मेटल। कार्बन एक अधातु है, अधातु, यानी कि हम जितना भी चीज अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर में भी जो भी खाने का सामान है, उस प्रत्येक चीज में कार्बन पाया जाता है। मानव शरीर में, इवन कि मानव शरीर में भी कार्बन का मात्रा है। जैसे हम पानी लेते हैं या ग्लूकोज का मात्रा जैसे बॉडी में डालते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। देखिए इसमें भी 6 कार्बन का अणु है, परमाणु है, यानी कि मोल्स है। इसमें भी कार्बन का मात्रा है। जैसे मान के चलिए एल्डिहाइड ही हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कार्बन का कंपाउंड यानी कि कार्बन की मात्रा है। यानी कि मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि कार्बन पूरे चीज में, पूरे सामान में, यानी कि पूरे हर एक चीज में कार्बन की मात्रा कहीं न कहीं निश्चित रूप से और एक निश्चित परिमाण में पाया जाता है। तो कार्बन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण चैप्टर बनने जा रहा है। तो कार्बन एक अधातु है, पहली बार पता चला। दूसरा बात, कार्बन क्या है कि प्रकृति में स्वतंत्र तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र तथा संयुक्त
यानी कंबाइन स्टेट, संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, दोनों अवस्था में पाया जाता है। And basically carbon is found in the nature in both the forms, either it will exist in the independent or it will exist in the combined form, पाया जाता है। तो अभी तक कार्बन का विस्तृत जानकारी यानी कार्बन के बारे में विशेष जानकारी और कह सकते हैं कार्बन का परिचय के बारे में अभी तक जानकारी मिला है कि कार्बन एक्चुअली में है क्या। सबसे पहला जानकारी तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन न तो त्याग कर सकता है न ग्रहण कर सकता है, यानी कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है दूसरे परमाणु के साथ और हमेशा साझेदार एक साथ बंध बनेगा। दूसरी बात बताया कि कार्बन क्या है, अधातु। तीसरी बात की कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। अभी तक कार्बन का परिचय पढ़ रहे थे और जान रहे थे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि आखिर कार्बन का ही चर्चा इतना विस्तृत क्यों होता है, कार्बन का ही यौगिक सबसे ज्यादा क्यों बनता है। कुछ न कुछ तो कारण होगा, नाइट्रोजन का यौगिक क्यों नहीं बनता है। यानी कि अगर साल में 1 करोड़ कंपाउंड बनता है तो निश्चित रूप से उसमें 50 लाख से ज्यादा कार्बन का यौगिक है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो ऐसा कारण होगा कि सबसे ज्यादा कार्बन का यौगिक बन रहा है। तो कारण कुछ नहीं है, कारण सबसे सिंपल और सबसे आसान, कार्बन के कंपाउंड यानी कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होने का 2 ही कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक, यानी कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण, जानते हैं कि क्या क्या कारण है। आखिर कार्बन ही ऐसा तत्व है जिसके कंपाउंड यानी जिसके यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो पहले जानो कि क्या कारण हो रहा होगा जिसके कारण कार्बन का यौगिक सबसे ज्यादा बन रहा है। क्यों नहीं नाइट्रोजन का बन रहा है, क्यों नहीं ऑक्सीजन का बन रहा है, ओनली कार्बन का यौगिक का संख्या। क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में हर साल की भांति इस साल भी पूछने की संभावना है और मैक्सिमम टाइम्स में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसीलिए इसको आप VVI करके इंडिकेट कर लीजिए कि कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होने का क्या कारण हो सकता है। देखिए पहला कारण है टेट्रावैलेंसी, चतुसंयोजकता, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुसंयोजकता। देखिए इंग्लिश वालों के लिए भी ये कहा जा सकता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द कार्बन। व्हाट आर द रीजन, क्या कारण हो सकते हैं जिससे कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक अभी तक पाया जाता है या बन रहे हैं कंपाउंड, हर साल सबसे ज्यादा कार्बन के यौगिक। तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण कार्बनिक का यौगिक सबसे ज्यादा बन रहा है, दूसरे कंपाउंड का दूसरे तत्व का यौगिक नहीं बन रहा है। कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो पहला कारण है चतुसंयोजकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी देखिए कुछ चीजें ऐसे होती है जो इंग्लिश से साफ और स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ टेट्रा, और टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कि होता है 4, और वैलेंसी आपको पता होना चाहिए कि किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइनिंग करने का जो क्षमता होता है किसी दूसरे एटम के पास, वही कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाता है वैलेंसी, यानी संयोजकता। कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितना आसानी से अटैच हो जाएगा, कितना आसानी से बॉन्ड बना लेता है, और कितना एटम दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, वही उसका वैलेंसी कहलाता है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच विद द अदर एटम्स, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो क्षमता है दूसरे के साथ कंबाइन होने का, उसी क्षमता को वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी 4 करने का तात्पर्य यह है कि कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। ये गुण दूसरे किसी तत्व के पास नहीं है जिसकी संयोजकता 4 होगी, या अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणु से या दूसरे परमाणु से डायरेक्टली अटैच होकर सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो कार्बन ही ऐसा है जो चतुसंयोजकता जिसमें गुण पाया जाता है। चतुसंयोजकता कहने का मतलब तात्पर्य है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 करने का भी तात्पर्य है कि कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणु से या दूसरे परमाणु से जुड़ करके सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो कार्बन की संयोजकता यानी कार्बन की वैलेंसी, पहला बात है कि कार्बन के वैलेंसी 4 होता है। इट मींस कि कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद द ऑल द 4 अदर एटम्स
दूसरे 4 आइटम के साथ आसानी से ये बंध बनाते हैं। और किस प्रकार का बंध बनाएगा? सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो पहला कारण है कि चतुसंयोजकता का गुण पाने के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक का है, पहला कारण। दूसरा हम पढ़ेंगे श्रृंखलन गुण, जिसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन इसके बाद पर इसको उतारिए। चलिए, तो हम जानते हैं कि चतुसंयोजकता होता क्या है। तो हम बताएं कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब कार्बन अपने पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ सकता है या दूसरे अदर आइटम से? 4 परमाणु से जुड़ सकता है। तो लिखिए इसका परिभाषा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, अर्थात कार्बन अपने पड़ोस के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजक बंधन बनाता है। सहसंयोजक बंधन बनाता है। चलिए, अब हम दूसरे गुण की तरफ बढ़ते हैं, जिसके कारण कार्बनों की संख्या यानी कार्बन की यौगिकों की संख्या सबसे विशाल और सबसे अधिक होने का दूसरा और सबसे तगड़ा कारण है श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी एक्चुअली में होता है क्या है, इसको जानिए कि कार्बन के पास ऐसा अद्वितीय क्षमता है, यूनिक एबिलिटी है, यूनिक कैपेसिटी है, जो दूसरे कार्बन एटम के साथ, तीसरे कार्बन परमाणु के साथ, चौथे कार्बन परमाणु के साथ और 5वें, इस तरह से अनंत कार्बन परमाणु के साथ बंध बना सकता है, जो कि ऐसा गुण किसी दूसरे परमाणु के पास नहीं है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से लार्ज यानी कि इनफिनिट नंबर ऑफ कार्बन का एक श्रृंखला बन सकता है, और ऐसा गुण किसी दूसरे परमाणु में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक और सबसे विशाल होती है। ये क्या होता है? श्रृंखलन गुण क्या होता है कि कार्बन के पास ऐसा अद्वितीय क्षमता, यानी इसी के पास है ऐसा अद्वितीय क्षमता, इसके अलावा किसी दूसरे परमाणु के पास नहीं है, जो दूसरे कार्बन परमाणु के साथ, तीसरे कार्बन परमाणु के साथ, चौथे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर सकता है। यानी कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स एंड आल्सो फॉर्म ए लॉन्ग चेन। अब जैसे मान लीजिए दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाया, फिर तीसरे के साथ बना सकता है, चौथे के साथ, ऐसे करते इन्फिनिट नंबर ऑफ कार्बन के साथ बंध बना के एक लंबा श्रृंखला का निर्माण कर देता है, जो इसी में गुण पाया जाता है। सिर्फ कार्बन में ही ऐसा गुण पाया जाता है, किसी दूसरे एटम में नहीं पाया जाता है। मान चलिए अगर हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लिए, बस इतना में ही स्टेबल है। अगर तीसरा नाइट्रोजन को अटैच कर लेते हैं, बॉन्डिंग बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। लेकिन कार्बन ऐसा है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कहने का मतलब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, जिसको आप कह सकते हैं एकल संयोजकता, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ऐसा अद्वितीय क्षमता किसी दूसरे परमाणु के पास नहीं है कि जो सिंगल बॉन्ड भी बना लेगा, डबल बॉन्ड भी बना लेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक और सबसे ज्यादा होने का मुख्य कारण क्या है? श्रृंखलन गुण। यानी कार्बन के पास ऐसा अद्वितीय क्षमता, यानी कि कार्बन के पास ऐसा अद्वितीय क्षमता, यानी कार्बन के पास ऐसा अद्वितीय क्षमता, कार्बन के पास ऐसा अद्वितीय क्षमता, अद्वितीय क्षमता जो दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ, जो दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ, परमाणुओं के साथ बंध बनाकर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, बंध बनाकर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, श्रृंखला का निर्माण करता है।
निर्माण करता है। तो जैसे मान के चलिए कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इस तरह से अनंत नंबर ऑफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हुए लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगा। कार्बन के इसी गुण को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं, यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। उतारिए।